पहला स्टेप है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आजम खान ने कहा कि अभी मैं जमानत पर हूं और ये पहला स्टेप है, मैं इंसाफ का कायल हूं, अभी कानूनी रास्ते खुले हुए हैं। जी जी मोबाइल नीचे कर दो, मोबाइल नीचे कर ले यार, उसमें मैंडेटरी भाई आईडी जी 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 उस बिना पर लेकिन मैं इंसाफ कर रहा हूं। आज कोर्ट ने जो है इनको 3 साल की तीनों धाराओं में 3 साल की सजा सुना दी। हाँ, 25,000 रुपए का जुर्माना भी डाला। देखिए, बहुत प्रॉपरली जजमेंट आया है, कहीं कोई कुछ नहीं। कोर्ट ने अपना पूरा विवेक और पूरा विधि को इसमें अप्लाई किया और उसी मामले में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मामले को पाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट एसीजेएम प्रथम श्री निशांत मान द्वारा धारा 153A भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष तथा 2,000 रुपये जुर्माना, 505 1B IPC में 3 वर्ष और 2,000 रुपये जुर्माना तथा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 3 वर्ष की सजा और 2,000 रुपया जुर्माना से दंडित किया। तीनों सजाएं साथ साथ चलने का उन्होंने अपने दंडादेश में अंकन किया हुआ है। तो आजम खान को 3 साल की जेल हुई है और आजम खान की अब विधायकी जाएगी, यानी आजम पर अब आफत मंडरा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला सामने आ चुका, 3 साल की सजा, लेकिन आपको बता दें हेट स्पीच मामले में यह सजा हुई है। और देखिए, आजम खान का पूरा सियासी सफर विवादों से भरा पड़ा है। 90 के दशक में समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही सपा के मुस्लिम चेहरे के तौर पर उभरे आजम खान ने सांप्रदायिक बयानों को अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया, या फिर ये यूं कहें कि आजम और उनके विवादित बोलों का साथ चोली दामन जैसा है। देखिए, कलेक्टर से मत डरियो, ऐसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। ये वो चंद बोल हैं जिन्होंने आजम खान को विवादों का आजम बना दिया। शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। इन्हीं बयानों ने आजम को खूब सुर्खियां भी दी। एक खास जमात के साथ साथ समाजवादी पार्टी में उनकी पूछ और कद दोनों बढ़ा। ध्रुवीकरण की राजनीति के दौर में आजम को अपने समर्थकों के बीच मजबूत दिखने का ये सबसे आसान तरीका दिखा। इसको उन्होंने पार्टी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह बखूबी इस्तेमाल किया। इसके दम पर वो खुद 10 बार विधायक बने, अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को राज्यसभा सांसद और बेटे अब्दुल्ला आजम को विधायक बनवा दिया। जनाधार में महज रामपुर तक ही सीमित आजम केवल विवादों के बल पर ही समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा बन गए। बाद के जो भी इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, चाहे असेंबली के हों चाहे पार्लियामेंट के हों, आजम खान ने अपनी तकरीरों से जादू कर दिया और उन्हें वो मर्तबा हासिल हुआ ज़बान और अल्फाज के इंतखाब का के जो कम लोगों को हासिल होता है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई करने वाले आजम खान इमरजेंसी में जेल भी गए। पहली बार 1985 में जनता पार्टी सेक्युलर के विधायक बने। मुलायम और अखिलेश सरकार में 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। इस बीच उनके विवादित बोल कभी नहीं थमे। फिल्मी अदाकारा जया प्रदा को 2009 में समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के खिलाफ बगावत कर दी। इस दौरान मुलायम भी उनके निशाने पर आ गए। नतीजे में उन्हें 24 मई 2009 को पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि दिसंबर 2010 में आजम खान की वापसी हो गई।
आजम का सियासी कैरियर और विवाद एक सिक्के के दो पहलू जैसे रहे। 1989 में मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत माता को डाइन तक कह दिया, जिसके बाद आजम की जुबान और तीखी होती गई। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे की पृष्ठभूमि में जो घटना बनी, उसमें आरोपियों को छुड़ाने का आरोप लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में विवादित बोल के कारण चुनाव आयोग ने आजम के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ आजम खान की अभद्र टिप्पणियों ने देश भर में खूब सुर्खियां बटोरी। 4 मुकदमे दर्ज हुए। चुनाव आयोग ने आजम खान पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आजम तो विवादों के आजम थे। इस सब के बावजूद न तो उनकी जबान रुकी और न ही उनका लहजा बदला। इस सब के बीच आजम पर रामपुर में जमीन कब्जाने का आरोप लगा। जिला प्रशासन ने उन्हें भूमाफिया की सूची में डाल दिया। इसके अलावा भी उन पर कई मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें मुर्गी चोरी, बकरी चोरी के साथ साथ किताबों की चोरी का भी इल्जाम लगा, जिसे वो सियासी इल्जाम करार देते रहे। एक वक्त तो ये आया कि उनके ऊपर तकरीबन 100 मामले तक दर्ज हो गए। इनमें से कई में उन्हें जमानत मिली तो कई मामलों में उन्हें 27 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उन्नीस 1970 से 80 के दशक में जब हिंदुस्तानी सिनेमा में रामपुरी चाकू का दौर था, उसी दौर में उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान की एंट्री हुई। उसके बाद से आजम खान अपने विवादित बोल और जिद भरे फैसलों के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में मशहूर होते गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में तमाम ऐसे किस्से हैं जो उनके विवादित बोलों से भरे पड़े हैं, और यही विवादित बोल उनके लिए एक सियासत की सीढ़ी चढ़ने का जरिया भी बने। फरमान अब्बास, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आजम खान को सजा सुनाए जाने पर क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। इसके एक मामले में आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, 2019 के एक मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी पाया है और हेट स्पीच के मामले में और 3 साल की सजा सुनाई है, क्या कहना है? हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा निर्णय है। उत्तर प्रदेश के सभी लोग बहुत समय से इसका इंतजार कर रहे थे। समाज में कुछ लोग इस प्रकार का काम करते हैं कि जनता उन्हें अपना एक आइकॉन मानती है, लेकिन वही लोग जब समाज में विद्वेष की भावना से, दंगा फसाद फैलाने की भावना से, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की भावना से कुछ ऐसा कृत्य करते हैं, जो माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। सर, और इसके बाद जो है विधायकी भी उनकी चली जाएगी और उसके बाद इसको लेकर जो है राजनीति में भी काफ़ी असर पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से देखेगी? अब जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो तो अपना न्यायालय के बाद हमारे जो प्रशासन के लोग हैं उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर जन जन तक पहुंच रही है और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो ये थे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना था कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं और अपने विवादों से जो है समाज को तोड़ने का काम करते हैं, और उसका मामला जो है जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट उसे फैसला सुनाया और कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ मार्तंड सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद कहा कि अब समय ऐसा है कि आप कुछ भी बोलकर बच नहीं सकते। हर किसी को अपनी भाषा में शालीनता बरतनी चाहिए, आपत्तिजनक शब्दों से बचना चाहिए। वहीं मंत्री कौशल किशोर ने एनसीआरबी की रिपोर्ट पर कहा कि पहले की सरकार में प्रदेश में दंगे होते थे, लेकिन जब से प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से एक भी दंगे नहीं हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान के द्वारा दिए गए एक हेट स्पीच के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, आजम खान को 2019 में उन्होंने अपना एक स्पीच दी थी जिसमें पीएम मोदी और डीएम, तत्कालीन डीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर आज जो है कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो लोग कुछ उल्टा सीधा कुछ लोग बोलते थे तो रिकॉर्ड नहीं होता था, वो तो अब मोबाइल का ज़माना है, लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है। किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति कोई बैठे, उसको कम से कम बातचीत करने का ढंग, तरीका, सलीका निश्चित तरीके से होना चाहिए, और
एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में जो क्राइम ग्राफ कम हुआ है, चाहे वो बाल अपराध हो, महिला अपराध हो, और सबसे बड़ी चीज की जो 378 दंगे पूरे देश भर में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक दंगा हुआ है। तो देखिए, दंगे तो पहले भी अखिलेश जी की सरकार में 700 के आसपास दंगे हुए थे 2012 से 2017 तक। 17 से और 22 तक एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। अब जो भी दंगा हुआ एक वो विपक्ष के द्वारा ही जानबूझ के कराया गया, वरना दंगा रहित हमारा प्रदेश है। थैंक यू सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे किसी भी प्रोफेशन में रहें, लेकिन आपको शब्दों की और शालीनता को जो है, आपको शब्दों की मर्यादा के साथ जो है उसको मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है योगी सरकार में, वो चुस्त और दुरुस्त है। और सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन हरियाणा के सूरजकुंड में हो रहा है, जिसमें साइबर अपराध रोकने, महिलाओं की सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर मंथन होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनौतियों से निपटने को चिंतन शिविर हो रहा है। केंद्र राज्यों को एक दिशा में चलना होगा। ये साझा रणनीति बनाने को अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस शिविर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। तो चिंतन शिविर में सीएम योगी, हरियाणा में 2 दिवसीय सम्मेलन, और आपको बता दें साइबर अपराध रोकने, महिलाओं की सुरक्षा पर भी मंथन। सीएम योगी भी शिविर में शामिल। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चुनौतियों से निपटने को चिंतन शिविर, आंतरिक सुरक्षा के लिए कई चुनौतियां हैं, अमित शाह ने साफ किया है। तो गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन, चिंतन शिविर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी। पूरे देश में इस प्रकार के अपराध जैसे साइबर अपराध है, नारकोटिक्स है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के विखवाद फैलाकर समाज के अंदर विद्रोह करने वाले तत्वों के साथ हमें इनको नसीहत करने के लिए आगे बढ़ना हो। ये सारे एक दृष्टि से तो ये सारे अपराधों के लिए एक साझा रणनीति बनाने का अच्छा मंच बन सकता है। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर चुनाव आयोग का अखिलेश यादव को नोटिस। अखिलेश यादव को नोटिस जारी। चुनाव आयोग ने अखिलेश से सबूत मांगा। यादव मुस्लिम वोटरों को कम करने का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया था। आयोग पर आरोप, हर सीट पर यादव मुस्लिम कम करने का आरोप। 10 नवंबर तक सबूत पेश करने को कहा गया। अखिलेश यादव के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगा था। ये बड़ी खबर आपको बताने, यादव मुस्लिम वोटरों को कम करने का आरोप, जिसके बाद अब सबूत की बात आ गई है सामने। अखिलेश यादव ने आयोग पर आरोप लगाया था और बताया जा रहा है कि यादव और मुस्लिम वोटर कम करने का आरोप हर सीट पर था, जिसके बाद अब सबूत मांगा गया है। 10 नवंबर तक सबूत पेश करने को कहा गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने पैथोजन रिडक्शन मशीन का उद्घाटन किया। एशिया का पहला थोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी का विभाग होगा और इससे अब लंग कैंसर के मरीजों का इलाज करना आसान हो जाएगा। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केजीएमयू का अहम योगदान रहा है। केजीएमयू लगातार आगे बढ़ रहा है। आज से 5 वर्ष पहले केजीएमयू ने अपने 100 वर्ष की यात्रा पूरी की और 100 वर्ष की यात्रा किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने 100 वर्षों के कार्यों को आकलन करने का, मूल्यांकन करने का एक आधार होता है। पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम पुराने चिकित्सकों को देखते हैं या वर्तमान में जो पीढ़ी है उनमें से अधिकतर केजीएमयू के साथ अपना नाम जोड़ने पर गौरव की अनुभूति करता है। लेकिन इस दौरान इन 100 वर्षों में मेडिकल साइंस ने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत कुछ प्रगति की है। हम उस प्रगति में कहां पर हैं और एक ठहराव कहां पर आया है, इसका मूल्यांकन हमें अपने स्तर पर करना होगा।
और ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर भारत में राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ट्विटर पर जंग जारी है। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती भी दलित मुद्दे के साथ जंग में कूद गई हैं। मायावती ने ट्विटर पर इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है और साथ ही पूछा है कि आखिर क्या वजह रही कि भारत में अब तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। और अगली खबर बरेली से आपको हम बताते हैं, जहां पर मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दर का फोटो वायरल। कार्यालय में कुत्ते के साथ फोटो किया था ट्वीट। फोटो वायरल होने पर ट्वीट किया डिलीट। मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दर का ट्वीट डिलीट हुआ। कुत्ते के साथ मंडलायुक्त ने फोटो ट्वीट किया था। मंडलायुक्त कार्यालय की टेबल पर बैठा है कुत्ता। ट्वीट के बाद चर्चा में आई संयुक्ता समद्दर। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फोटो के साथ उन्होंने ये ट्वीट किया था, लेकिन ट्वीट वायरल होते ही उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। कुत्ते के साथ मंडलायुक्त ने फोटो ट्वीट किया था और ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो ये आम खबर, मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दर का ट्वीट डिलीट हुआ। और अभिषेक मिश्रा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से। अभिषेक, कुत्ते के साथ मंडलायुक्त ने पहले तो फोटो ट्वीट किया, लेकिन जब फोटो वायरल हो गया तो मैडम ने तुरंत ही ट्वीट डिलीट कर दिया। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो मंडलायुक्त बरेली की हैं संयुक्ता समद्दर, उनके द्वारा एक ट्वीट डाला गया जिसमें कुत्ते के साथ उन्होंने अपनी फोटो साझा की। यानी कि ये वो ऑफिस है जहां पर वो आम जनता से मुलाकात करती हैं और अपने सरकारी कार्यों को करती हैं। उस जगह पर इन लोगों इनके द्वारा ये ट्वीट किया गया निश्चित ही काफी ज्यादा निंदनीय था। और जिसके बाद जब इनको इस बात की खबर लगी कि वो कहीं ना कहीं बुरी फंसती हुई नजर आ रही है इसमें, तो उन्होंने तुरंत इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हालांकि उससे पहले ये ट्वीट वायरल हो चुका था और अब उसके बाद इनके पास कहने को कुछ नहीं था। हालांकि इस मामले में देखना ये होगा कि सरकार भी हो सकता है इनसे आगे चलकर स्पष्टीकरण मांगे। बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो ये आम खबर, जहां पर मंडलायुक्त का ये फोटो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कुत्ते के साथ एक ट्वीट किया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अम्बेडकर नगर में पुलिस का न्याय देखिए। थाना दिवस में एसपी के न्याय से हैरान हो जाएंगे। एसपी की फरियादी का खतरनाक सलाह। फरियादी ने कहा, मैं कई दिनों से परेशान हूं और सुसाइड कर सकता हूं। फरियादी की ओर से कहा गया, जिस पर एसपी ने फरियादी से कहा, इसको पेट्रोल दो। एसपी अकबरपुर थाना दिवस पर आए थे। एसपी अजीत कुमार सिन्हा का न्याय देखिए। उन्होंने साफ कहा कि इसको पेट्रोल दो। इन्होंने फिलहाल मामलों में सर को दिया मत तो एकदम खिलवाड़ समझ रखिए। मैं खुद कर लूंगा सर, हाथ हो गया 28 दिन से मैं चल रहा हूं। इन्होंने फिलहाल मामलों में सर को दिया मत तो एकदम खिलवाड़ समझ रखिए। मैं खुद कर लूंगा सर, हाथ हो गया 28 दिन से मैं चल रहा हूं। तो एसपी साहब के बिगड़े बोल और बेतुके बोल आपने सुने। एक व्यक्ति, एक फरियादी जो यहाँ पर परेशान होकर पहुंचा था, अपनी फरियाद कह रहा था, उसने इतना तक कह दिया कि मैं इतना परेशान हूं कि आत्महत्या कर सकता हूं। ऐसे में एसपी साहब ने कहा कि ऐसा करो, इन्हें पेट्रोल दे दो। संदीप यादव जुड़ चुके हैं, अम्बेडकर नगर से संवाददाता हैं। संदीप, एसपी साहब का ये बेतुका बोल जो है वो सामने आया। एक फरियादी की समस्या के निवारण की बजाय वो पेट्रोल थमा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको हम बता दें, ये फरियादी लगातार थाने पे जा रहा था, लगातार सीओ के पास जा रहा था, एडिशनल एसपी के पास जा चुका है। लगातार ये परेशान हो चुका था। कल थाने पे अकबरपुर थाने पे थाना समाधान दिवस था। वहां जब एसपी से सामने पेश हुआ तो एसपी ने उनको न्याय देने के बजाय उसको आत्महत्या करने का उतार रहे हैं। जी शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फरियादी ने कहा कि परेशान हूं, लेकिन एसपी साहब ने कहा कि ऐसा करो, इन्हें पेट्रोल दे दो। और अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में मारपीट की खबरें सामने आई हैं।
कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा के साईं उपव सोसाइटी की है, जहां पर दबंगों का आतंक देखने को मिला। दबंग जबरदस्ती सोसाइटी के अंदर घुस रहे थे, जिनको गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने गार्ड की पिटाई कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर है बुलंदशहर के खुर्जा पहासू अड्डे के पास की, जहां पर मिठाई बेच रहे 2 दुकानदारों में जमकर मारपीट हो गई। तीसरी तस्वीर ललितपुर से सामने आई है, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की है। तो देखिए, मारपीट की गई है। 3 तस्वीरें मारपीट की सामने आई हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं गार्ड से मारपीट हुई, दुकानदार आपस में भिड़ गए और घर में घुसकर किस तरह से मारपीट हुई है, ये इन 3 तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अगली खबर बागपत से है, जहां पर एक बाहुबली युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक ने दोनों हाथों में रस्सी बांधकर 6 बाइक रोकी हुई हैं और बाइक को चला रहे युवक लगातार बाइक को रेस दे रहे हैं। इसके बावजूद भी एक भी युवक बाइक को आगे नहीं ले जा पाया। बता दें कि वायरल वीडियो में दिखने वाला बॉडी बिल्डर का नाम मोहसिन है और वो बागपत के मिलाना गांव का रहने वाला है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यूपी में अपराधों में कमी आई है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध कम हुए हैं। साइबर क्राइम के अपराध में 22.6% की कमी आई है। इसे लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, वो भी देखिए। तो देखिए, यूपी में अपराध पर विराम, अपराधों में कमी है और यूपी अब उत्तम प्रदेश बन रहा है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली। महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध कम हो गए हैं। यूपी में अपराध पर विराम, बाल अपराध 11.11 अपराध फीसदी कम, साइबर क्राइम के अपराध भी कम हुए हैं रिपोर्ट के मुताबिक। उत्तर प्रदेश एनसीआरबी का डाटा आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ गई है। ये वो आंकड़े हैं जिसने तमाम अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बार फिर एक बड़े मुकाम की ओर पहुंचा दिया है। इन्हीं सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौजूद है। सर, जिस तरह से एनसीआरबी के एक ड्रास्टिक चेंजेस वाले आंकड़े आए हैं यूपी को लेकर, सर क्या कहेंगे और जिस तरह से ये चेंजेस हैं उसकी वजह? सर्वप्रथम जो लॉ एंड ऑर्डर और अपराध के प्रति जो शासन की नीतियां हैं वो पिछले 5.5 वर्षों से काफ़ी स्पष्ट रही हैं और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। माफियाओं पे कार्रवाई करनी है तथा जो समाज के ऐसे वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनके लिए एक विशेष अभियान शासन ने मिशन शक्ति के रूप में 23 विभागों के समग्र प्रयास से छेड़ा था, जिसमें पुलिस विभाग भी था और उसमें नारी सुरक्षा के साथ साथ उसके सम्मान और स्वावलंबन की भी बात की गई थी। तो 2021 के जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट करते हैं कि जो शासन के शीर्ष स्तर से निर्देश दिए गए थे उसका पूरे मनोयोग, पूरे निष्ठा और ईमानदारी से विभाग ने उसका क्रियान्वयन धरातल पे किया है। सर, एक समय था जब उत्तर प्रदेश में तमाम दंगों के लिए जाना जाता था कि आए दिन कहीं ना कहीं कोई दंगा होता था, लेकिन सर पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक दंगा नहीं, ये किसी भी व्यक्ति विशेष की अगर बात हम लोग ना करें तो पिछले 5.5 वर्षों से कोई भी दंगा नहीं हुआ है। एक सांप्रदायिक घटना की बात जरूर आई है जो कि 2021 की वो छोटी घटना थी जिसको तत्कालिक रूप से कंट्रोल किया गया था और सामाजिक सद्भाव न बिगड़े और आपसी समरसता बनी रहे, इसके लिए लगातार हम लोग हर एक लेवल पे
वार्ता करते हैं, संवाद करते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से युवाओं को लेकर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टारगेट किया है कि वो नशा मुक्ति की तरफ बढ़ें, उनको नशे की तरफ जो ढकेलने वाले लोग हैं वो रुकें, और साथ में जिस तरह से एनसीआरबी का डाटा आया है उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि आपकी पुलिस फोर्स और जो आपके सहकर्मी हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक मोराल काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा, और साथ में जिस तरह से नशा मुक्ति को लेकर आप लोगों ने अभियान छेड़ा है, क्या उसमें भी ये चेंजेस अब अगले एनसीआरबी के डाटा में देखने को मिलेगा? अब आने वाले समय में शासन ने यह तय किया है कि जो नशा के कारण जो युवा वर्ग को क्षति पहुंच रही थी और समाज को जो क्षति पहुंच रही थी उससे निपटना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे प्रशांत कुमार। आपका सीधे तौर से कहना है कि जिस तरह से एनसीआरबी के डाटा निकल कर आए हैं इसमें और भी चेंजेस आएंगे आने वाले समय पे, क्योंकि ये आंकड़े कहीं ना कहीं उनके और साथ में उनके सबऑर्डिनेट्स के लिए एक मोटिवेशनल जरूर साबित होने वाले हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अभिषेक मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।